हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेकर चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवे। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 7 की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 8,000 ईयर्स। ये हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का और यहाँ पर हम समझेंगे क्या क्या चेंजेस हुआ उस टाइम में 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस हुआ। ये हम मेडिवल हिस्ट्री का शुरुआत करने जा रहे हैं और मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है वो है 700 टू 1750। ओके, सो मेडिवल हिस्ट्री का कुछ हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपका पूरा हिस्ट्री बुक का 7th का जो है इंट्रोडक्शन है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस चैप्टर के फर्स्ट नेम पर भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब है क्या क्या चेंजेस आया इन 1000 ईयर में, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और जो रिलीजियस, ये सब बैकग्राउंड का जो भी चेंजेस हुआ, लैंग्वेज का सब कुछ हम इस चैप्टर पर कवर करने वाले हैं अपने। और ये चैप्टर से ही हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री का शुरुआत हो रहा है आज से। और हाँ, इस चैप्टर के जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो की क्वेश्चन आंसर के लिए आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना और फास्ट में ही आपको वो वाला लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का। तो चलो अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टेक ए लुक एट मैप्स। First and second map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from its larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. So यहाँ पर सबसे पहले बताया गया, सबसे पहले आप फास्ट मैप देखो एंड फिर आप मैप 2 को देखो। जो यहाँ पर दिया हुआ है मैप 2 एंड यहाँ पर दिया हुआ है फास्ट मैप। दोनों मैप में ही इंडिया को दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ये मैप देखने से क्या लग रहा है ये इंडिया है? नहीं, लग रहा है ये कुछ और ही एरिया। So, इस मैप पर श्रीलंका को ऊपर दर्शाया गया। पता नहीं राइटर ने श्रीलंका को ऊपर क्यों लिख दिया उस टाइम। ये जो मैप है ये मैप है 1154 सी की। इस मैप को एक अरब जियोग्राफर जिनका नाम है अल इद्रिशी, जिन्होंने इसको बनाया है। शायद वो नॉर्थन साइड से इंडिया को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्रीलंका को ऊपर रख दिया। और हाँ, और एक पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो, ये है इंडिया। ये लगभग 1700 की है। सो यहाँ पर इंडिया लगभग इंडिया के जैसे ही लग रहा है। श्रीलंका भी ठीक ठाक है और भी इंडिया को भी जैसे हम अभी देखते हैं उस तरह से उस टाइम का इंडिया को यहाँ पर दर्शाया गया। सो यहाँ से आप देख सकते हो टाइम टू टाइम क्या है, मैप्स भी चेंज हुआ, लोगों की नज़रिया भी यहाँ पर बदल रहा है। ये वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया। सो द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थू दे आर ऑफ द सेम एरिया। सो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि दोनों जो मैप है ये सेम एरिया की है पर देखने में पूरा डिफरेंट है। डिफरेंट तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इन अल इद्रिशिस मैप, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। सो यहाँ पर मैप फास्ट पर अल इद्रिशी की मैप पर श्रीलंका को ऊपर लिखा गया और प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक, और प्लेस का जो नेम है वो अरबिक में उन्होंने कुछ लिखा। और एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कानूज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कानूज। मैप 2 was made nearly 600 years after मैप 1। सो ये जो मैप 2 है ये 600 साल बाद मैप 2 को लिखा गया, मैप 1 के 600 बाद। ओके, सो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पूरा बदल चुका है मैप। एक तो ठीक ठाक श्रीलंका जहाँ पर है वहाँ पर लिखा गया और ऊपर से अच्छे से इंडिया को दर्शाया गया, लगभग आज के जैसे मैप का ही तरह। Okay, during this period, information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. Okay, so यहाँ पर coastal जो areas है वो भी डिटेल में लिखा गया मैप 2 पर। This map was used by European sailors and merchants on their voyages. Okay.
Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. Okay, so जो कार्टोग्राफी का साइंस है वो भी डिफरेंट हो चुका था टाइम टू टाइम. When historians read documents, maps and texts from the past, they have to sensitive to the different historical backgrounds. So जब historians maps को text को study करते हैं तब वो लोग छोटे छोटे चीज़ों को बहुत अच्छे से observe करते थे and different ways में देखते हैं in contexts in which information about the past was produced. Okay, फिर उसके बाद सोच समझ के वो एक नतीजे पर आते हैं और हिस्ट्री को लिखते हैं. नेक्स्ट, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज क्या है? कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स जो मीनिंग दर्शाता है, वोकेबुलरी दर्शाता है, उसका भी चेंज हो गया. एक टाइम सेम वर्ड्स को कुछ और जाना जाता था और दूसरे ही टाइम सेम वर्ड्स को कुछ और मीनिंग से जाना जाता था. ये सब कुछ देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ पर हमारा. इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज with time, what about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. So जो लैंग्वेज है लोगों का, जो वर्ड्स का मीनिंग्स है वो भी चेंज हुआ टाइम के थ्रू. जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जो मेडिवल फार्शियन है वो मॉडर्न फार्शियन से बहुत ही ज़्यादा अलग है. द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. सो यहाँ पर यह बताया गया कि ये जो मीनिंग है वर्ड्स का, ये बस ग्रामर एंड वोकेबुलरी का सीमित नहीं है, ऑल्सो मीनिंग भी पूरा बदल जाता है टाइम टू टाइम. Take the term Hindustan for example. Today we understand it as India. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हिंदुस्तान. सो आज हम हिंदुस्तान कहने से पूरा इंडिया को समझते हैं. हिंदुस्तान जो है इंडिया का दूसरा नाम है. सो द मॉडर्न नेशन स्टेट. ओके, आज हम पूरा इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं. When the term was used in the 13th century by मिनाज़े शिराज. जब मिनाज़े शिराज ने इस वर्ड को यूज़ किया था 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान को, ए क्रॉनिकलर who wrote in Persian. जो मिनाज़े सिराज थे वो फारसियन पे लिखते थे. He meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between गंगा and यमुना. So वो हिंदुस्तान उन एरियाज़ को कहते थे, पंजाब, हरियाणा एंड गंगा एंड यमुना के आसपास के एरिया को वो लोग कहते थे हिंदुस्तान. He used the term in a political sense for lands that were a part of the domination ऑफ द दिल्ली सुल्तान. ओके, सो जो भी एरिया दिल्ली सुल्तान के अंडर में आता था उस टाइम मिनाज़े शिराज उस एरिया को ही सिर्फ हिंदुस्तान के नाम से जानते थे. द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विथ द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया. ओके, सो जब भी दिल्ली सुल्तानेट बढ़ता गया और ये हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग भी उस एरियाज़ को बढ़ाता गया. ठीक है, पहले तो था पंजाब, हरियाणा एंड जो भी गंगा एंड यमुना रिवर के पास था, और फिर जब भी दिल्ली सुल्तानेट एक्सटेंड होता गया और ये हिंदुस्तान वर्ड का जो भी एरिया है, जिस एरिया को यूज़ करते थे हिंदुस्तान से, वो एरिया भी बढ़ता गया, पर साउथ इंडिया को इंक्लूड कभी ही नहीं किया. बाय कॉन्ट्रास्ट इन द early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography. Okay, पर early 16th century पर बाबर ने जो हिंदुस्तान डिस्क्राइब किया, पूरा हिंदुस्तान जियोग्राफी एरिया का. ओके, द fauna and culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to way the 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which are associated with it today. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past.
ओके सो जैसे कि हमने देखा हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग टाइम टू टाइम कैसे बढ़ता गया। ओके सो अब अभी भी हम हिंदुस्तान को यूज़ करते हैं पर मीनिंग कुछ और है। मीनिंग है पूरा इंडिया को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम दिल्ली सुल्तानेट के एरिया को हिंदुस्तान कहा जा रहा था। बाबर ने भी अपना एक एरिया को, पूरा इंडिया को, जो भी उनका एरिया था उनको क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। ठीक है, और साउथ इंडिया को कभी भी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया इसमें। और नेक्स्ट है हमारा एक एग्जाम्पल फॉरेनर। सो बेसिकली अब भी क्या करते हैं, हम फॉरेनर का मतलब समझते हैं जो भी इंडिया का बाहर का है, इंडिया से नहीं बस इंडिया का बाहर का कोई भी हो वो फॉरेनर है। ओके विदेशी जिसको कहते हैं। पर गाँवों में कोई लोग जो है इंडिया के अंदर बस अपने स्टेट से दूसरा स्टेट को जो है विदेश कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं अपनी जो स्टेट का नहीं है वो विदेश है, दूसरे स्टेट का है। पर वो ये नहीं समझते हैं दूसरा स्टेट इंडिया का है, वो इस हिसाब से तो वो फॉरेनर नहीं है पर वो विदेशी कह देते हैं। सो वही चीज़ हम मीनिंग जो है एक वर्ड का मीनिंग डिफरेंट कर लेते हैं टाइम टू टाइम। सो in the medieval period a foreigner was any stranger who appeared say in a given village। बट medieval इंडिया पर क्या था पता है, फॉरेनर जो वर्ड है किसी भी इंसान को आप अगर नहीं जानते हो, हालांकि वो आपके ही गांव का ही भी हो सकता है पर आप उसको नहीं जानते हो, वो इंसान फॉरेनर है। सो ये देख सकते हो फॉरेनर का मीनिंग कितना बदल गया। Someone who was not a part of that society or culture, अगर वो आपके सोसाइटी और कल्चर की भी नहीं है वो भी फॉरेनर था medieval इंडिया पर। इन हिंदी द टर्म परदेसी might be used to describe such a person in Persian अजनबी। सो ये जो फॉरेनर है इसका हिंदी पर बताया जाता है परदेसी एंड पर्शियन पे अजनबी। A city dweller therefore might have regarded as forest dweller as a foreigner। सो एक सिटी है ड्वेलर जहाँ पर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर, वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं उनको फॉरेनर नाम से जाना जाता है, उनको वो फॉरेनर्स बुलाते हैं। बट टू पेशेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वेयर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। लेकिन दो लोग जो विलेज में रहते हैं वो फॉरेनर नहीं होते एक दूसरे के। इवन टू दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, वो डिफरेंट रिलीजियस एंड कास्ट बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं पर वो फॉरेनर नहीं है क्योंकि वो एक विलेज पर है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, हिस्टोरियंस और उनके जो भी सोर्सेस है जहाँ से उनको हिस्ट्री के बारे में पता चला वो रहेगा आपकी इस पैराग्राफ पर। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। तो हिस्टोरियन जो है अपने पीरियड को स्टडी करते हैं, पास्ट को स्टडी करते हैं, नेचर एंड उन पास्ट की नेचर को स्टडी करते हैं, किस टाइप का नेचर था और कैसे इन्वेस्टिगेशन करके। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनास्टी एंड हर्षवर्धना। हाँ, लास्ट ईयर पर क्लास 6 पर हमने गुप्ता डायनास्टी एंड हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था जो पावरफुल रूलर थे। इन this book we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750। ओके सो medieval हिस्ट्री पर इस बुक पर हम पढ़ेंगे 700 to 1750 तक। यू नोटिस सम continuity in the sources used by historians for the study of this period। ओके हिस्टोरियन जो है स्टडी कर रहे थे किन चीज़ की, टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड्स उनकी, इंस्क्रिप्शंस की, कॉइन्स की, उस टाइम भी ऐसे कर रहे थे राइट, गुप्ता पीरियड्स में। और जो भी हर्षवर्धना और चोला चेरा इन सब में भी वो लोग ऐसे यूज़ कर रहे थे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, आर्किटेक्चर। और अभी भी हिस्टोरियंस इन्हीं से ही हिस्ट्री को पता लगा रहे थे। दे स्टिल रियली ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, but there is also considerable discontinuity। The number and variety of textual record increased dramatically during this period। but इस पीरियड पर 700 to 1700 तक जो है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया था इस पीरियड पर। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड। पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर। ओके सो इस टाइम पेपर क्या हो रहा था, सो जैसे कि थ्रू द पीरियड पेपर जो है चीपर अवेलेबल हो रहा था और इसलिए लोग लिख भी रहे थे ज़्यादा, इसलिए हमको टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड्स है मतलब हिस्टोरियंस को वो ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया था। वाइडली अवेलेबल पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, लोग धार्मिक किताबें लिखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स की स्टोरी, राजाओं की कहानी, अलग अलग टाइप्स की कहानी वो लोग लिखना स्टार्ट कर लिया उन लोगों ने। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, जो भी
धार्मिक लोग होते हैं उनके बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर लिया, लेटर्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर लिया। पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, एक अगर कोर्ट होता है रूलर का, सो उस कोर्ट का जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड्स बना के लोग रखने लगे। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और टैक्सेस की भी अकाउंट्स बनाने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, और वेल्थी पीपल जिनके पास पैसा वगैरह ज़्यादा था वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स को खरीद के रख लेते थे, कलेक्ट करके रख लेते थे। रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स, रूलर्स और मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स जो है वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करते थे और एक जगह पर लाइब्रेरी और आर्चिव्स की तरह वो लोग संभाल के रख लेते थे। लाइक लाइब्रेरी देखते हो आप, लाइब्रेरी पर जैसे आप बुक्स रखा जाता है पुराने से नए, उस टाइप का उस टाइम भी चल रहा था। ये स्टार्ट हो चुका था लगभग मेडिवल हिस्ट्री पर। लोग सारे रिकॉर्ड्स जो है जमा करके रख रहे थे, जो भी रूलर्स थे मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स पर, और वेल्थी पीपल थे वो लोग। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. Okay, so ये जो manuscripts है ये बहुत सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताता था हिस्टोरियंस को, पर ये डिफ़िकल्ट भी होता था क्योंकि कुछ जो है ख़राब हो जाता था, कोई मिस्टेक हो जाता था किसी से, तो वर्ड्स का मीनिंग जो है बदल जाता था। सो हिस्टोरियन काफ़ी कन्फ्यूज्ड भी हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. So ये जो manuscripts है इनको लिखना कौन था? इनको तो रिजर्व करके इनको सेफली रखते थे रूलर्स और वेल्थी पीपल, पर इनको लिखा जाता कौन लिखता था? स्क्राइब्स थे उस टाइम। स्क्राइब्स जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखते थे अपने हाथ से। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। बट आपको भी पता है कॉपी करना इतना सिंपल नहीं होता है। समटाइम्स जो है कुछ मीनिंग बदल जाता है, वर्ड्स इनकरेक्ट हो जाता है, वर्ड्स का जो है स्पेलिंग बदल जाता है। Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. और कभी कभी आप जो है कभी कभी वो अपने कॉपी करते समय किसी और का हैंड राइटिंग नहीं पहचान पाते थे और ख़ुद से ही कुछ वर्ड बनाकर एज्यूम कर लिख लेते थे। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज सम व्हाट सिमिलर। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स पर ऐसा गलती हो जाती थी कभी कभी किसी और से कॉपी करते समय। क्या होता था, मीनिंग का जो वर्ड्स है उसका स्पेलिंग पर प्रॉब्लम हो जाती थी। सो ये जो स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, इशू है, ये बढ़ता ही जाता था टाइम टू टाइम, क्योंकि इस कॉपी से और भी बहुत सारा कॉपी हो रहा था। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस, ए वर्ड हेयर, ए सेंटेंस हेयर, दे आर These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो कभी कभी कॉपी करने पर ऐसा हो जाता था, एक चीज़ का जो मीनिंग एक था ये बदलते बदलते कुछ और ही बता देता था। फास्ट वाला टेक्स्ट और जो लास्ट वाला स्क्राइब्स ने लिखा कॉपी किया, सो वो दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाते थे कभी कभी। दिस इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर गलत जो लिखा गया, अगर वो पढ़ते हिस्टोरियन को वो समझते हैं ये वाला सच है, पर जो असली वाला सच है वो अगर नहीं हाथ आता उनका तो ये गड़बड़ हो जाती। We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. Okay, so इसलिए historians को बहुत सारे problems होता था और उनको बहुत सारे एक ही text का बहुत सारे versions पढ़ना पड़ता था ताकि वो समझ सके, ये अंदाज़ा लगा सके कि कौन सा वाला सही था और कौन सा वाला by mistaken हुआ है। On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicles, Ziauddin Varani wrote his chronicle first in 1356 and another version in 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in a large library collections. Okay, so यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जियाउद्दीन बारानी, जिन्होंने एक टेक्स्ट लिखा 1356 में और दूसरा लिखा 2 साल बाद। सो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए थे और हमारे हिस्टोरियंस को 1960s तक पता नहीं चला कि कौन सा वाला फास्ट वाला था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो
न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. So ये जो चेंज हो रहा था और ये जो हिस्ट्री था 700 to 1750 तक, सो इसको पढ़ना हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि इस टाइम बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा था इस पीरियड पर। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। ओके, सो जैसे कि इस टाइम क्या हो रहा था, बहुत सारे चेंजेस दिख रहा था, टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सटेंड हो रहा था। लाइक यहाँ पर पर्शियन व्हील इन इरिगेशन दिखाई दिया और द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग दिखाई दिया, ये भी इमर्ज हो गया था। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट वो भी इमर्ज हो गया था। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और न्यू फूड आइटम्स भी डिस्क्राइब हो गए थे, जैसे कि पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। उस टाइम डिस्कवरी हो गया था इनका, पोटैटोस भी आ गया था, कॉर्न्स भी लोगों ने डिस्कवर कर लिया, और चिलीज, टी एंड कॉफ़ी वो भी आ गया था, जो अभी तक चला रहा है। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स सेम अलॉन्ग विथ पीपल हु ब्रोट अदर आइडियाज़ विथ देम एज वेल, और लोगों के आइडियाज़ भी एक्सटेंड हो रहा था, न्यू आइडियाज़ आ रहा था। एज ए रिजल्ट दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो इसलिए इस टाइम को बहुत ही सारा चेंजेस हो रहा था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस हो रहा था। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस इन चैप्टर 5, और चैप्टर 5 पर आप इन्हीं सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। दिस वाज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। सो यहाँ पर यह पीरियड, इस टाइम का भी पीरियड जाना जाता था जहाँ पर माइग्रेशंस हो रहा था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस पर। क्यों? क्योंकि उनको और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए उनको ज़्यादा खाना वाला जगह पर चले जाए, ज़्यादा जहाँ पर क्रॉप्स उगता है उस वाले एरियाज़ पर लोग जा रहे थे, जहाँ पर एनिमल्स ज़्यादा मिलते हैं उस वाले एरिया पर लोग जा रहे थे। इसी तरह लोग ना जो है अपनी एरियाज़ को बदल रहे थे, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था लगभग। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra. Okay, so इस टाइम क्या हो रहा था, माइग्रेशन के साथ साथ इस टाइम और भी चेंजेस आ रहा था, जैसे कि इस टाइम जो राजपूत्स एक ग्रुप ऑफ पीपल वो इमर्ज हो गया था। यह नाम उस चीज़ का नाम है, राजपुत्रा से आया राजपूत, जो अभी भी एक टाइटल नाम जाना जाता है राजपूत। द सन ऑफ ए रूलर को भी राजपूत कहा जाता था। बिटवीन द 8th and 14th centuries, सो बिटवीन 8th and 14th centuries में क्या हुआ, द टर्म वॉज applied more generally to a group of warriors who claimed शास्त्रीय कास्ट स्टेटस। सो लगभग 8th to 14th centuries में ये जो राजपूत है, ये शास्त्रीय कास्ट की स्टेटस की लोगों को भी कहा जाता था, उनके लिए भी यूज़ किया जाता था। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldiers, commanders who served in armies of different monarchs ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सो और भी लोगों को राजपूत के नाम के से जाना जाता था, कमांडर्स को, सोल्जर्स को, और आर्मीज पर जो भी लोग वार करते थे उन सब को क्या होता था, राजपूत की नाम से जानते थे। और यहाँ पर एक पिक्चर आप देख सकते हो उस टाइम का व्हील का, यहाँ पर खेती हो रही है व्हील से, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा ए chivalric कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलोर एंड a great sense of loyalty, where the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Other groups of people such as Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, and secretaries also used the opportunities of the age to become politically important. Okay, so और भी सोशल जो है ग्रुप्स स्टार्ट हो रहा था, और भी ग्रुप्स ऑफ पीपल लोग बन गए थे, लाइक मराठास बन गए थे, सिख्स बन गए थे, जाट्स बन गए थे, आहोम्स बन गए थे, और कायस्तास बन गए थे। एक कास्ट ऑफ स्क्राइब्स। ओके, स्क्राइब्स के जो भी लिखते थे उनकी एक कास्ट बन गया था कायस्तास।
और जो है, और इनका एक लीडर हुआ करता था। कौन था? जिसका इनमें से, इनके ग्रुप में से जिनका एज ज़्यादा होता था वो था लीडर। Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and extension of agriculture. So इस टाइम क्या हो रहा था? फॉरेस्ट क्लियर हो रहा था। पहले तो क्या होता था, फॉरेस्ट पर भी लोग रहते थे, ये सब फल मूल खा के वो लोग जी रहे थे, पर इस टाइम क्या होता था, लोग डेवलप हो रहे थे, इसलिए लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर लिया और एग्रीकल्चर बड़े मात्रा से करना स्टार्ट कर लिया। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। ओके, जो भी लोग पहले फॉरेस्ट पर रह रहे थे वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर लिया। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट क्लियर करके वो लोग वहाँ पर जाना स्टार्ट कर लिया। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पेशेंट्स। These new patient groups gradually began to be influenced by regional markets, craftsmen, priests, monasteries, and temples. They became a part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. Okay, so उस टाइम क्या हो रहा था, इतना डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों ने टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज ये सब बनाना स्टार्ट कर लिया। और क्या हो रहा था उस टाइम, उनका जो लोकल लॉर्ड्स है, हाँ हालांकि ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे, पर लोकल जो विलेज होता था, उनका विलेज का जो हेड था उनका भी बात मानते थे, उनको टैक्स पे करते थे और गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस एमर्ज्ड अमंग्स्ट पेशेंट्स। सो ये जो चेंजेस आ रहा था, इसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहा था, इनइक्वालिटी आ रहा था। सम processed more productive land, other also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. ओके, सो इस टाइम क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम? कुछ लोग जो है लैंड्स पर खेती बाड़ी कर रहे थे, कुछ जो है अपनी एनिमल्स को पाल रहे थे, और कुछ आर्टिस्ट थे जो आर्ट वगैरह करते थे, लाइक कुछ पॉट्स बनाते थे, उस टाइप का जो भी आर्ट का हिस्सा है। As the society became more differentiated, people were grouped into jatis and subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. So इस टाइम क्या हो रहा था, जातिस बनना स्टार्ट हो गया था, एंड सबकास्ट, जातिस और सबकास्ट जो है वो बन गया था, और लोग जो है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से जो है जातिस को बिलोंग करते थे और ऑक्यूपेशन के हिसाब से। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, और जो ये जो रैंक था ये फिक्स्ड नहीं था परमानेंटली, ये अपनी वर्क अगर बदलते हो तो ये बदल जाता था। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति, और एक मेंबर्स ऑफ द जाति था उनका, और वो जो है इन्फ्लुएंस करते थे, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे जाति का, हर जाति का एक था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और एक स्टेटस होता था जाति का और यह भी वेरी करता था एरिया टू एरिया। जातिस framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members, और जाति जो है वो अपना रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे अपनी जाति में। दिस रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, और यहाँ पर क्या है, बड़े बुजुर्ग जो थे वो अपना एक असेंबली बनाते थे जिसको जाति पंचायत कहा जाता था। तो अपने अपनी जाति की अपने अपने अलग अलग पंचायत होता था, उनकी जो भी इशू, जो भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा थे वो सॉल्व होता था। सो जाति पंचायत जो है यहाँ पर सारा उनका मसला जो है वो दिखा जाता था, वो सॉल्व किया जाता था। बट जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, लेकिन जो जाति है वो भी जो जिस भी विलेज पर रह रहे हैं उस विलेज के रूल को मानना उनको पड़ता था। सेवरल विलेज वर गवर्न्ड बाय chieftain, together they were only one small unit of a state. Okay, so village जो है एक small unit of a state, एक state का small unit था उस टाइम, और इसको गवर्न किया जाता था chieftain के सहारे। रीजियन एंड एम्पायर, ओके, सो उस टाइम के एम्पायर्स जो भी था, रीजियंस था, उनके बारे में जान लेते हैं। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3 एंड मुगल्स चैप्टर 4 इनकम्पास्ड मेनी रीजियंस। ओके, सो उस टाइम कौन सा जो है रीजियंस, एम्पायर जो है बढ़ रहा था, चोलास बढ़ रहे थे जिनके बारे में चैप्टर 2 पर पढ़ोगे, तुगलक्स बढ़ रहे थे चैप्टर 3 पर पढ़ोगे, और मुगल्स चैप्टर 4 पर आप पढ़ोगे, ये इमर्ज हो रहे थे। द संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रशस्ति। ओके, संस्कृत प्रशस्ति प्राइजिंग दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west, and included all of the South India, Dravida
people of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat. ओके, सो यहाँ पर एक नाम मेंशन किया गया, दिल्ली सुल्तान जो है गियासुद्दीन बलबन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने एक संस्कृत प्रशस्ति में लिखवाया कि उनका जो है बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक उनका रूल था। आगे जानते हैं इन्होंने क्या सही लिखा या फिर गलत लिखा इनके बारे में। Apparently fled before his army's historians regard this exaggerated claims of कॉन्सिक्वेंस। सो उन्होंने गलत लिखा। ओके, सो उन्होंने बड़ा चढ़ाकर अपने बारे में लिख लिया। गियासुद्दीन बलबन ने कहा कि बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तो मेरा था हुकूमत, पर उन्होंने गलत लिखा। क्यों लिखते थे? उस टाइम क्या होता था, कुछ कुछ रूलर्स ऐसे बड़ा चढ़ाकर कह लेते थे ताकि आने वाली जो भी जनरेशन है उनके बारे में सुन के वाह वाह कहे कि हाँ इतना था, इतना बड़ा था, इनका नाम लेके कहे। पर हमारी हिस्ट्रियंस इतनी चालाक, वो तो एक रिसोर्स को नहीं देखते थे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको रिसर्च करेंगे, इसको और भी टेक्स्ट से जानेंगे क्या ये सही था या फिर नहीं। तो ये सब देख के हिस्ट्रियन ने स्टडी करके उनकी झूठ को पकड़ लिया। वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया और यहाँ पर कुछ नाम मेंशन किया गया उस टाइम का, इंडिया का। यहाँ पर देख सकते हो आप, इस मैप पर आप पढ़ लेना ये। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड रीजन। उस टाइम का क्या क्या लैंग्वेज चल रहा था रीजन में, चलो वो देखते हैं। इन 1318 द पोएट आमिर खुसरो नोटेड that there was a different language in every region of this land. So उस टाइम एक पोएट थे आमिर खुसरो, जिन्होंने लिखा कि 1318 में उन्होंने लिखा कि इस जगह पर तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज चल रहा है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दवर समुद्री इन साउथर्न कर्नाटका पर दवर समुद्री, एंड तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, और गुजारी इन गुजरात, मावरी इन तमिलनाडु, गौड़ी इन बंगाली, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड हिंदवी इन एरिया अराउंड दिल्ली। सो ये सब सारे लैंग्वेज जो है उस टाइम पर जाना जाता था। लैंग्वेज तो सेम था पर लैंग्वेज का नाम जो है वो अलग था। आमिर खुसरो went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit, which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. Okay, so यहाँ पर आमिर खुसरो ने ये भी बताया कि संस्कृत लैंग्वेज जो था वो आम जो भी पीपल थे, ऑर्डिनरी पीपल, वो नहीं यूज़ कर पाते थे, वो नहीं यूज़ करते थे, वो बस ब्राह्मण्स का लैंग्वेज था। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको आपका है होमवर्क है, यहाँ पर एक लिस्ट बनाओ यहाँ पर जो भी है, और इन लैंग्वेज को 1318 पर कौन सी नाम से जाना जाता था ये तो यहाँ पर दिया हुआ है, और अब भी कौन सी नाम से जाना जाता है ये आप अपनी एक लिस्ट बनाकर अलग से लिखो। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. So 1700 के आसपास लोग बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए थे, अलग जियोग्राफी उन्होंने बना लिया था, अपना कल्चर बना लिया था अलग अलग। You will learn more about this इन चैप्टर 7, और चैप्टर 7 पर आप इन ये जो डिफरेंसेस है इनके बारे में पूरा जानेंगे। ये चैप्टर तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है जो सारे चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ पार्ट बता रहा है बस थोड़ा थोड़ा। They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like Cholas, Khilji, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Okay, so बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए, like चोलास, खिलजी, तगलक, मुगल्स सब आए और उन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड किया, पर परमानेंट कोई नहीं था। उनका एक टाइम पावर था, फिर दूसरे पावर चला भी गया। When the Mughal Empire declined द 18th सेंचुरी, ओके, जब 18th सेंचुरी पर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, इट लीड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। और फिर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होते ही, मुगल एम्पायर ने तो सारा कब्जा कर लिया एरियाज़ पर, फिर उनका डिक्लाइन होते ही जो है फिर से री इमर्ज हो गया रीजनल स्टेट का। ओके, बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ रीजन्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द रीजन्स वर लेफ्ट with legacies of big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures, and language. Through the 1000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow
In isolation, these regions felt the impact of larger pan-regional forces in integration without ever quit losing their activities. Okay. सो यहाँ पर यह बताया गया बहुत सारे रूलर्स आए और उनके डिक्लाइन होते ही जो भी रीजनल स्टेट था वो रीमर्ज हो गया, पर उनका जो एक लेगेसी था, उनका जो मैनेजमेंट था वो रह गया. ओके. सो वो लोग उसको भी फॉलो करते थे खुद से ही, जो भी अच्छा उनका फीचर्स था. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. सो यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में बताया गया कि कौन सा न्यू रिलीजन्स इस टाइम में इमर्ज हुआ. द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशन. सो उस टाइम क्या हो रहा था, रिलीजियंस भी इमर्ज हो रहे थे बहुत सारे. पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल. और लोगों का जो बिलीव था, पहले तो रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता था और अब क्या हो रहा था, अब लोग खुद से ही बिलीव करते हैं और रिचुअल्स समझते हैं, ज़रूरी नहीं है रिलीजन के लिए. बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी. और लोग बिलीव करने लगे कि कोई तो है जो इस जहाँ को चला रहा है. रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज. और उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम तो इतना मॉडर्न नहीं था पीरियड, पर उस टाइम क्या हो रहा था, हर लोग जो है सोशल एंड इकोनॉमिकली वो लोग रिलीजियस थे. लोग बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थे. लोग अपने अपने जो है डाइटिस को फॉलो कर रहे थे. सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. Okay, so इस टाइम क्या हो रहा था, हिंदुइज्म पर बहुत सारे चेंजेस आ रहा था. दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटिस. और हिंदुइज्म पर न्यू डाइटिस का वर्शिप हो रहा था, लाइक दुर्गा, विष्णु, कृष्णा. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाई लॉयलिटी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट्स एंड द डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी. ओके, सो और इस टाइम क्या हो रहा था, इस टाइम तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म का दौर था और इस दौर के बाद आया फिर से ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन स्टार्ट हो रहा था सोसाइटीज़ पर. और प्रीस्ट्स, ब्राह्मण्स, इन सब का डोमिनेशन स्टार्ट हो रहा था क्योंकि रिचुअल्स के लिए इनका ज़रूरी होता है. इसीलिए देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट्स अर्न्ड द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. ब्राह्मण्स को हर लोग रिस्पेक्ट करते थे. क्यों? क्योंकि वो संस्कृत जानते थे और संस्कृत जो है सारी रिलीजियस जो किताबें हैं वो संस्कृत पर ही लिखा हुआ था. सो जो भी रिचुअल्स करना होता था, सो इसके लिए पूजा पाठ करना होता था तो ब्राह्मण्स ही कर सकते थे क्योंकि वो संस्कृत जानते थे, इसलिए उनका रिस्पेक्ट जो है बढ़ गया था. देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसिडरेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रन्स. न्यू रूलर सर्चिंग ऑफ प्रेस्टीज. और न्यू जो भी रूलर्स थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे ब्राह्मण्स को. One of the major developments of this period was the emergence of the idea of भक्ति. और इस टाइम भक्ति जो है, भक्ति का आइडिया इमर्ज हो रहा था. of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. okay, so क्या हो रहा था, भक्ति डेवलप्ड हो रहा था. भक्ति क्या दर्शाता है कि कोई रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपने किसी एक भगवान को मानते हो तो उसको आप खुद से ही उसको पूछ लो, खुद से ही अपने मन से ही पूछ लो. कोई रिचुअल्स कुछ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होता. वही चीज़ है भक्ति. किसी एक को आप बस दिल से मानो. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियंस अपेयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट. और ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर न्यू रिलीजियन इमर्ज हुआ था. Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran in India in the 7th century. और 7th century के आसपास लोग बाहर से आ रहे थे, कुरान को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे थे इंडिया पर. कुरान की टीचिंग जो है लोगों तक पहुंचा रहे थे. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God. okay, और ये मुस्लिम्स रिलीजियन, ये जो मुस्लिम्स का फॉलोअर थे वो इस्लाम के फॉलोअर थे, वो इंडिया पर आ रहे थे और उसका प्रचार कर रहे थे. अल्लाह whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. okay, many rulers were patrons of Islam and ulama learned थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट्स. और इस्लाम और अलामा आ रहे थे, आकर लोगों तक उनकी जो इस्लाम रिलीजियन को पहुंचा रहे थे. एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स. So there were the Shia Muslims who believed in the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. So Muslims का भी 2 डिवीजन हो गया था, 2 सेक्ट्स का थे. ओके, एक थे सिया, एक थे सुन्नी.
जैसे कि सिया बिलीव करते थे क्या मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे प्रॉफिट, उनकी सन इन लॉ अली जो है उनका लेजिटिमेट लीडर है। और सुन्नी मुस्लिम्स बिलीव कर रहे थे जो भी खलीफास थे उनको मानना चाहिए, उनका सुनना चाहिए, वही बस डिफरेंसेस था इनका। और देयर वेयर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी एंड शाफी, मेनली इन इंडिया, and in theology and mystic traditions. Thinking about time and historical periods, historians do not see time just a passing of hours, days, or years as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and the transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods, the possess shared characteristics. So time to time जब days और years बदल रहे थे तब भी कुछ changes notice हो रहा था. Okay. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. Okay. So जैसे historian ने time को अलग अलग बनाया, टाइम को अलग टाइम का, लाइक एक तो बनाया एंशिएंट, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। और एक और बात बताया गया 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियन ने डिवाइड किया 3 टाइम में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। फर्स्ट था वैदिक टाइम, फिर मुस्लिम का जो टाइम आता लाइक दिल्ली सुल्तानेट ये सब आता, और फिर ब्रिटिश टाइम। ओके, दिस डिविजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द religion of rulers was only important historical change and that were no other significant developments in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different movements of the past. The histories you read last year included a wide range of early societies. Okay, so यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि एंशिएंट हिस्ट्री पर जो हमारा जो मेच्योर्ड नहीं थे उतना लोग बस जी तो रहे थे, पर उतना टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं था। और मेडिवल हिस्ट्री पर क्या हुआ था, मेडिवल हिस्ट्री पर उतना तो मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था, पर क्या हो रहा था, कुछ चेंजेस आ रहा था, कुछ टेक्नोलॉजी आ रहा था, पर उतना भी मॉडर्न नहीं हो रहा था और एंशिएंट की तरह वैसा भी नहीं था। सो उस पीरियड को मेडिवल बनाया गया। और जिस टाइम क्या हो रहा था, जिस टाइम कुछ तो चेंजेस आ रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, और मॉडर्न जो पीरियड था वो उस टाइम पूरा चेंजेस आ गया था, पूरा मॉडर्न हो गया था इंडिया, और उस टाइम इंडस्ट्रीज भी इंट्रोड्यूस हो रहे थे इंडिया पर। सो वही चीज़ यहाँ पर कुछ अच्छे से डिटेल्ड आपको बताया गया, आप एक बार रीडिंग पढ़ लेना इसको। सो बच्चों, खुशी की बात यह है यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा पूरा चैप्टर। क्लास 7 की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। हाँ, थोड़ा बहुत चैप्टर लॉन्ग था, इतना लेंथी था, पर इट्स ओके, हमने कवर कर लिया अच्छे से। और आई होप आपको अच्छे से एक लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ चुका होगा। और हाँ, इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना और फास्ट में ही आपको क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लिंक कहकर आपको वो वाला लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर देख सकते हो फुल। और हाँ, अगर इस वीडियो से कुछ भी मदद मिला हो, कुछ भी जानने को मिला हो, तो एक लाइक ज़रूर करके बता देना, तो मुझे भी ये पता चलेगा हाँ आपको समझ में आ रहा है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर और ऐसे इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को लेकर और एनसीईआरटी नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लेकर।